नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा करते हैं और चिंतन करते हैं और उसके लिए बुलाते हैं एक विशेषज्ञ को। और आज जो मेहमान हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर अखिलेश दुबे, जो कि वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और साथ में अध्यक्ष हैं लखनऊ कृषि विज्ञान केंद्र के। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वो अवधारणा जिसके माध्यम से कृषि का प्रसार होता है। पूरे देश भर में 750 के आसपास केवीकेज हैं जो सक्रिय हैं और उनके माध्यम से किसानों को और जो अन्य राज्यों के विभाग हैं कृषि से संबंधित, उन सबके बीच में तालमेल बनाते हुए काम करते हैं और बेहतर परिणाम लाने की दिशा में ये केवीकेज अपनी भूमिका निभाते हैं। चूँकि आप राजधानी लखनऊ में हैं, काफ़ी अनुभव है आपका किसानों के बीच में काम करने का। आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कि आप आज रेडियो जयघोष के माध्यम से बहुत से गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। धन्यवाद। सभी लोगों का मैं नववर्ष पर अभिवादन करता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो कि अलग अलग संस्थाओं के अधीन कार्य करते हैं। कुछ कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, उनके अधीन कार्य करते हैं। कुछ कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। कुछ कृषि विज्ञान केंद्र जो है शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनके अधीन कार्य करती हैं। और कुछ कृषि विज्ञान केंद्र स्वयं सेवी जो संस्था हैं उनके द्वारा संचालित होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र इसलिए खोला गया कि एक तो किसानों को तकनीकी ब्लॉक स्तर के माध्यम से मिलती थी और जिले स्तर पे मिलती थी। और हमारे प्रदेश में कुल 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो किसानों के कुछ जिलों में वो बहुत पहुंच से दूर थे और वैज्ञानिकों से मिलना भी उनका थोड़ा मुश्किल होता था। तो भारत सरकार ने पहला प्रयोग किया 1974 में, पांडिचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ से बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले। किसानों का जो फीडबैक था कि इसको पूरे भारतवर्ष में एक वैज्ञानिक तकनीकी जिससे किसानों को मिल सके, पूरे भारत में इसको खोलने का प्लान बनाया गया। और आज के समय जो है 732 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं और कुछ जिलों में 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हैं जो बड़े हैं। और सरकार की प्लानिंग है, जैसे लोगों की मांग है और धन की उपलब्धता हो रही है, वैसे वैसे जिलों में जो है, जो बड़े जिले हैं वहाँ पे 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र खोले जा रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य अवधारणा है कि अलग अलग विषय के, जैसे किसी किसान को बागवानी की तकनीकी की ज़रूरत है, किसी को पशुपालन की जानकारी की ज़रूरत है, किसी को मछली पालन की ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत है दलहन तिलहन की खेती करने के लिए, किसी को ज़रूरत है फल परीक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे ही हर क्षेत्र के अनुकूल वैज्ञानिक नियुक्त किए गए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र में कुल 16 स्टाफ हैं, जिसमें 6 वैज्ञानिक और एक जो है कृषि विज्ञान केंद्र का हेड मुखिया जो कार्य करता है और सभी अपने अपने विषय के पारंगत होते हैं। और पूरा एक प्रक्षेत्र जो फार्म है उसमें मॉडल डिस्प्ले के लिए फैसिलिटेशन भी है। 20 हेक्टेयर का जो है कृषि विज्ञान केंद्र को फार्म दिया जाता है और फार्म देने का जो मुख्य उद्देश्य था कि किसान वहाँ पे जाएं, अलग अलग प्रकार की यूनिट जो उस क्षेत्र में किसान उसको उद्यम के रूप में अपना सकता है वो स्थापित की गई हैं और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे की जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी ये जोर दिया जा रहा है कि जो भी यूनिट हो कौशल विकास के लिए हो, कि लोग उसको आकर के वहाँ पे जो प्रशिक्षण है वो करके सीखने का आधार पे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट तो है, लेकिन वैज्ञानिकों के साथ में किसान भी मिल करके करें, सीखें और सीखने के साथ में जो व्यावहारिक चुनौतियां आती हैं उनके समाधान के लिए विशेषज्ञों की मार्गदर्शन में उसका समाधान प्राप्त करें। तो
उसको करके जब किसान उस चीज़ को वहाँ पे करके प्रैक्टिकल के रूप में सीखता है तो अपने घर जा कर के बहुत आसानी से जो भी, चाहे वो उद्यम है, चाहे वो खेती बाड़ी का कार्य है, बहुत ही आसानी से वो अपने घर पे रेप्लिकेट करता है। इसी ढंग से बहुत सारे जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, जैसे हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में है। इसी ढंग से बागवानी अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र हैं। दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, जहाँ जहाँ पे जो अनुसंधान संस्थान है, सब्जी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है। ऐसे ही हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ से जो तकनीकी निकलती है तो उसको ला कर के किसानों के बीच में और अपने प्रक्षेत्र पर उसका प्रत्यक्षण किया जाता है कि वह जो तकनीक निकली है उस जिले के लिए, उस ब्लॉक के लिए अनुकूल है कि नहीं वहाँ की है। जलवायु, वहाँ की तो मिट्टी। सर्वप्रथम जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं उसका परीक्षण करते हैं, और जब वह तकनीकी सफल होती है तब उसको पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में संस्तुत की जाती है। अगर कोई उस तकनीकी में खामी है तो उसका फीडबैक उस संस्थान को जहाँ से वो तकनीकी निकाली गई है वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दिया जाता है। और अगर अच्छाई है और यह प्रयोग सफल है तो इसको जिले में भी फीडबैक दिया जाता है, और इसीलिए जिले के सभी विभागों से कृषि विज्ञान केंद्र का समन्वय होता है, और उनको समय समय पे उनके कार्यक्रम में जा कर के उनको अपने यहाँ पे बुला करके, और साथ ही जो जिले में अधिकारी हैं, प्रसार कार्यकर्ता हैं, उनको उस तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण देना भी कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य है कि जिससे वो तकनीकी को समझे, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में सीमित स्टाफ है तो वो पूरे जिले में एक साथ नहीं पहुंच सकते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र का जो ये मॉडल है कि आप जिले में हर विभाग के, चाहे वो पशुपालन विभाग हो, कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो, मत्स्य पालन विभाग हो, या कुछ जो स्वयं से ही संस्था हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी बुला करके आप वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, जो अच्छी जानकारी है उनको दिखाएंगे, जिससे वो जा कर के क्षेत्र में किसानों को बता सके। एक और हम लोग जो नवीनतम तरीका अपना रहे हैं कि जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं उनको हम शामिल करते हैं, और उनको कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें बताई जाए, जिससे वो अपने क्षेत्र में जो छोटी छोटी मीटिंग होती है, गोष्ठी होती है, और इसमें हम लोग बता सके। उसमें हम लोग एफपीओ को भी शामिल कर रहे हैं कि वो एक व्यक्ति आए, तकनीकी को सीखे, और वो जाकर के अपने क्षेत्र में, गांव में सारे किसानों को बताए। तो इसका फ़ायदा होता है कि कोई एक तकनीकी निकलती है तो उसका तेज़ी से प्रसार हो। साथ ही आप जैसे जो हमारा सोशल मीडिया है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, बहुत सारे मोबाइल ऐप आ गए हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग किसानों को जानकारी साझा करते हैं। जैसे अभी आपको उदाहरण बताएं, मौसम के बारे में हम लोग उनको हर मंगलवार को और सूचना प्रसारित करते हैं, शुक्रवार को उनको सूचना प्रसारित करते हैं कि मौसम में क्या बदलाव होने वाला है, मौसम स्थिर रहेगा। एक उदाहरण के तौर पे कि अगर 2 दिन बाद बारिश होने वाली है तो क्या हम लोग किसानों को अगर सूचना दे देते हैं कि परसों बारिश होगी, संभावना है, और इतने % की संभावना है, तो अगर कोई किसान कल सिंचाई करने वाला है तो वो रुक जाता है, तो उसका पानी का पैसा बच जाता है। इसी ढंग से अगर कोई अचानक जैसे फसल के हार्वेस्टिंग के समय मौसम खराब होने वाला है लेकिन किसान को मालूम नहीं होता है, अगर हम उसको सूचना दे देते हैं कि इस दिन बारिश होने की संभावना है, तो वो कम से कम अपनी फसल की कटाई नहीं करता है, रोक देता है, या जो बाहर पड़ा हुआ है अनाज सुखाने के लिए उसको हटा लेता है, तो उसका नुकसान होने से बच जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है खेती का। नहीं, मैं तो ये सिंगल पॉइंट नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी हम लोगों का समन्वय है सारे विभागों से, और उसमें मौसम विभाग भी कोऑर्डिनेट करता है, हम लोगों को जानकारी उपलब्ध कराता है, और साथ ही यह सारा जो किसानों को अगर समन्वय नहीं है तो
कोई भी संस्थान प्रभावी नहीं हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही अगर आपने। जहाँ पर सभी विभागों से समन्वय है, अच्छे से आपस में तालमेल है, तो वहाँ के किसानों को सभी विभागों की जानकारी संकलित होकर के और हर ढंग से उनको उपलब्ध हो जाती है और इससे किसान का लाभ होता है। और समय की बचत भी तो होती है। हमारा ये सुझाव है कि समन्वय सबसे पहले जरूरी है, और चाहे वो संस्थान हो चाहे किसानों के बीच में है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम वहाँ पे सफल नहीं हो सकते। तो डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे कि ये समन्वय हो कैसे, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और सभी विभागों के लक्ष्य हैं कि वो किसानों के हित के लिए काम करें, उनकी आजीविका में वृद्धि करें, उनकी आय में वृद्धि करें, उनकी समस्याओं को कम करें, उनकी लागत को कम करें, उनकी उपज को बढ़ाएं, उनको प्रोसेसिंग की प्रक्रिया से जोड़ा जाए ताकि उनके पास जो अतिरिक्त बचने वाला श्रम समय उसका सदुपयोग हो और बेहतर परिणाम उनको प्राप्त हो। ये सब होगा कैसे और अभी क्या कुछ हो रहा है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे डॉक्टर दुबे से। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम। अल्प विराम के बाद लौटते हैं और बात करते हैं विमर्श में केंद्र जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश दुबे से, और जानते हैं इन सब विषयों के बारे में। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और आप देख रहे हैं जय घोष हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल, और साथ में आप बहुत से कार्यक्रमों में हमारा समर्थन करते जा रहे हैं। ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी जानकारियों के अभाव में हम सही फैसले नहीं कर पाते या फिर उसका हमें अधिक समय लगाने के बाद भी बेहतर परिणाम नहीं मिल पाता। तो आज किसानों के हित के लिए कृषि विज्ञान केंद्र क्या कुछ कर रहा है, कैसे कैसे उनको लाभ मिल पा रहा है, आपने जाना। कृषि विज्ञान केंद्र की जो ढांचागत व्यवस्था है उसको भी समझा, और क्या कुछ वास्तविक रूप में दिया जा पा रहा है वो भी आपने जाना है। लेकिन आपने समन्वय की बात की है, और समन्वय बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे शरीर के अंदर सारे ग्रंथियाँ आपस में समन्वय करती हैं तो हमारा जीवन बेहतर रहता है। उसमें समन्वय में कोई दोष आता है तो बीमारियाँ आती हैं, और इन बीमारियों से मुक्त होने के लिए बेहतर समन्वय ज़रूरी है। तो आपने कहा ये समन्वय, तो ये अब तक कितना समन्वय हो पाया है और कितने समन्वय की अभी आवश्यकता लगती है आपको? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जी। कि आज से 10 साल पहले हम लोग का आप देखे होंगे कि अरहर जो दलहन का भाव था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इसका शोर हर जगह सुनाई पड़ रहा था। इसके लिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक महोदय जी थे, उन्होंने जिम्मेदारी दी कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो दलहन उत्पादन पे कार्यक्रम चलाएंगे, और जो भी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की प्रजातियां हैं वो किसानों के बीच में उसका बीज पहुंचे, और पूरे कृषि विज्ञान केंद्र से समन्वय स्थापित करके पूरे देश में कार्यक्रम चलाया गया और किसानों को मुफ्त में जो है दलहन के बीज उपलब्ध कराए गए। उसके लगाने की विधि बताई गई, कीड़े बीमारियां कैसे नियंत्रित हो उसके बारे में बताया गया। और आज आप देख रहे होंगे कि इतने स्तर पे प्रदर्शन हुआ, और जब वो किसानों के पास बीज पहुंचा तो हमारा जो दलहन हम इंपोर्ट करते थे वो उसमें कमी आ गई, और किसानों के पास जब अच्छी प्रजातियों के बीज पहुंचे और साथ ही सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया तो आज उसका लाभ है कि हमारी जो कोई भी दाल है वो 100 रुपए से नीचे है। और नहीं, आप एक समय आप देख रहे थे कि 140 रुपए 150 रुपए किलो तक जो है, क्योंकि हम बाहर से आयात करते थे, उसका हमें एक छोटा सा आपको कोऑर्डिनेशन का मैं बता रहा हूँ। इसी ढंग से अगर हम बात करें तो जैसे हमारा DWR करनाल का सेंटर है, तो जब गेहूं की वैरायटी हमारा जो PBW 343 थी उसमें रस्ट जो है बीमारी आने लगी, तो नई प्रजाति जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की HD 2967 उसका प्रदर्शन कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा जिले में लगाया गया और उसका अच्छा परिणाम मिला। और वह राज्य सरकार के सीड चेन में आ गया, मतलब बीज
किसानों के यहाँ पे राज्य सरकार ने पैदा करा के और अपने गोदामों पे उपलब्ध कराया। आज 90% क्षेत्रफल उसका बढ़ गया। बहुत बड़ी बात है। और इसी ढंग से अभी गेहूं की हमारी कुछ नई प्रजातियां जैसे DBW 187 आई। अब इसकी पैदावार 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है सामान्य दशा में अच्छी कंडीशन में है। अब इसका प्रयास किया जा रहा है कि सारे कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा इसका प्रदर्शन दिया जा रहा है। और जैसे ही हमारा ये बीज का विस्तार हो जाएगा और हमारे ये राज्य सरकार के सीड चेन में आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि हमारे गेहूं उत्पादन की हमारी क्षमता 1.25 गुना और ज़्यादा हो जाएगी। उतना ही क्षेत्रफल सिर्फ प्रजाति के बदलने से। इसी ढंग से अगर हम बात करें जैसे जीरो टिल तकनीकी है कि सीधे जो हमारा लो लाइंग एरिया है जहाँ पे गेहूं की विलम्ब से बुआई होती है, तो अगर इस हम तकनीकी का सिर्फ प्रयोग करते हैं तो हम गेहूं की बुआई 15 दिन पहले कर लेते हैं और प्रति हेक्टेयर हम 9,000 रुपये से ज़्यादा की बचत करते हैं, क्योंकि इसमें गेहूं हमें जुताई नहीं करनी है, खाद और बीज को सीधे बोना है। तो एक जिले का अगर आप औसत लगा के देखेंगे और सिर्फ 10 से 15,000 हेक्टेयर में एरिया है, तो हमारी करीब बचत 50 करोड़ रुपए के आसपास होती है। सिर्फ एक छोटी सी तकनीक। और ये गणना जो है अपने आप में दिखाती है कि इसका व्यापक विस्तार कितना है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और केवल भारत ही नहीं सभी राज्य विभिन्न प्रकार के अलग अलग जलवायु होने के कारण अलग अलग तरह की फसलों का उत्पादन करते हैं, वनस्पतियों का, सब्जियों का, बहुत तरह के दलहन तिलहन और फलों का उत्पादन करते हैं, जिनकी मांग हमारे देश के हर कोने में है और देश में ही नहीं पूरी दुनिया के तमाम देश हमारे यहाँ के उत्पादन पर निर्भर हैं। उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, इसलिए बड़े अवसर हैं और उन अवसरों को लाभ पाने के लिए बहुत तरह के तकनीक भी बुनियादी तौर पर काम में उपलब्ध हैं और साथ में बहुत तरह के स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स, बहुत तरह की स्कीम्स सरकार के विभिन्न विभागों की तरफ से चल रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण की तकनीक भी चल रही है ताकि उससे बहुत से लाभ हों। डॉक्टर साहब, ये तो बड़े अच्छे उदाहरण हैं। सरसों के ऊपर सरकार ने फोकस किया और इस बार सरसों की काफ़ी बढ़त भी है, रिकॉर्ड आएगा सामने। साथ में अब 2023 मिलेट ईयर घोषित किया गया है पूरे देश में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि यूनाइटेड नेशन ने इसको घोषित किया है भारत की पहल पर। तो पूरी दुनिया में बढ़ेगा, लेकिन भारत बड़ा केंद्रित है इस पर कितना काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसका हम लोगों ने प्रारंभ 1 साल पहले ही कर दिया था। और मिलेट्स में मैं आपको बताऊं, जिस ढंग से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि अचानक जो है फरवरी मार्च में मौसम बदल जाता है, तापमान हमारा 30 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तो हमारी पिछले साल गेहूं की पैदावार 30% कम प्राप्त हुई और ऐसी संभावना इसी ढंग से इस वर्ष जो है वर्षा ऋतु जो है का आगमन 10 दिन डिले हुआ, 10 से 15 दिन। तो हमारे धान की पैदावार भी प्रभावित हुई है और आप देखे होंगे कि अक्टूबर के महीने में जो है काफ़ी बारिश हुई, जिससे जो हमारे सब्जियां जो रबी मौसम की लगती थी उनमें जो है 15 से 20 दिन विलम्ब हुआ। अगर हम मिलेट्स लेकर आते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आज हम जो मोटे अनाज जो आज से 25 साल 30 साल पहले हम यूज करते थे, पूरे कम खाद पानी में उग सकते हैं। कीड़े बीमारियां लगने की संभावना नगण्य है। अगर हम सिर्फ मक्का को छोड़ दें तो एक फाल आर्मी वार्म जो कीड़ा है वही परेशान करता है, बाकी बहुत सारे नहीं है। और इनके उत्पादन भी हमारे गेहूं के से कम नहीं है। अगर हम मक्का का उत्पादन देखें तो रबी मक्का हमारा गेहूं जो है वो 50 से 55 कुंटल अधिकतम पैदावार किसान प्रति हेक्टेयर काटता है, लेकिन रबी मक्का हमारा 120 कुंटल उत्पादन देता है। तो अगर हम ये मोटे अनाजों की बात करें और मूल्य की बात करें तो आज गेहूं का आटा जो है आपको 25 से 30 रुपए किलो मिल जाता है। मक्का, बाजरा, ज्वार का आटा आपको 55 से 60 रुपए मिलता है, इससे नीचे नहीं मिलता है। तो किसान अगर इसको लगाएंगे, जो हमारी पुरानी पद्धति और इसमें वैज्ञानिक पद्धति, जैसे हमारे पास मशीनें हैं, हम मशीन के द्वारा बुआई करें, बेड प्लांटर हैं कि हम उनका उपयोग करते हुए मेड़ पे बुआई करें जिससे हमारा पानी कम लगे। साथ ही हमारे पास अब इस समय खरपतवार नाशी हैं कि हम मैकेनिकल तरीके से भी, मशीनों से भी हम निकाई गुड़ाई कर सकते हैं।
साथ ही खरपतवार नाशी का प्रयोग करके हम खरपतवार खत्म कर सकते हैं। इससे किसान को लाभ ही लाभ होना है, और साथ ही हमारे जो आम नागरिक हैं जो उसको उपयोग करते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। आज आप देखिए कि बीमारियों की संख्या, चूँकि हम लोग चावल गेहूं पे ज़्यादा निर्भर हैं, मोटे अनाज पे कम निर्भर हैं, इसलिए बीमारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। महिलाओं में आप देखें कि आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मोटे अनाज हमें खाने से हमारे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, विशेषकर जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर है, वो सारे हमें मिलेंगे। और साथ ही हमारे भोजन पद्धति में बदलाव होने से हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगा। तो और लोगों को आज के समय हम खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर हैं, और हमें गुणवत्ता युक्त अनाज पैदा करने की हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप चाहे आप सब्जी उठा लें, चाहे खाद्यान्न उठा लें, चाहे दलहन उठा लें, चाहे तिलहन उठा लें, हमें जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। तो इसीलिए सरकार ने जो है प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं कि हम स्वास्थ्यवर्धक जो है अनाज, फल फूल, सब्जी, दलहन तिलहन पैदा कर सकें, कि जिससे हमारे जो स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च हो रहा है वो बचे और हमारा समय भी बचे। और किसान को जो आप अक्सर देखते होंगे, किसान कहता है कि हमारा गेहूं नहीं खरीदा गया, धान नहीं खरीदा गया, क्योंकि हम सरप्लस स्थिति में हैं। तो अगर हम इसको डाइवर्सिफाइड करेंगे तो किसान को फ़ायदा भी होगा, साथ ही जो कीड़े बीमारियों से नुकसान होता है वह भी जो है कम होगा। और किसान जैसे मक्का है, तीनों मौसम में खेती कर सकता है आराम से, और हो भी रही है उसकी बहुत सारे उसकी प्रजातियां हैं। अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 47 फोर्टिफाइड वेराइटियां, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, वो पूरे संस्थानों के द्वारा रिलीज की गई है। तो जो किसान भाई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उन प्रजातियों को ले आएँ। अभी उतनी मात्रा में बीज नहीं मिल पाएगा, थोड़ा थोड़ा अपने यहाँ पे बीज उत्पादन करें, और अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क स्थापित करके बीज को प्राप्त करें, या कृषि विज्ञान केंद्र एक पुल का काम करेंगे, जिन संस्थानों में है वहाँ से उपलब्ध कराएंगे, अपने यहाँ बीज तैयार करें, अन्य किसानों को उपलब्ध कराएं, तो अपने यहाँ उसको बीज को बोएं, और साथ ही पड़ोसी जो गांव के किसान हैं उनको भी बीज बेच करके पैसा कमा सकते हैं। और इस कड़ी में एफपीओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि अगर एफपीओ इन प्रजातियों का बीज उत्पादन करें और उनकी मार्केटिंग करें, किसानों को बीज उपलब्ध कराएं, तो इससे क्या है कि प्रजातियों का तेजी से फैलाव होगा, और साथ ही ग्राहकों को फायदा होगा कि उनको जो हम कैप्सूल के रूप में बाहर से खरीद रहे हैं वो हमारे अन्न के साथ, फल के साथ, सब्जी के साथ मिलने लगेगा। तो हमारे ग्राहकों को भी फायदा होगा। और मैं जो ग्राहक हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे किसानों से आप फल, सब्जी, अनाज खरीदें, आप उनसे सीधे खरीदें जो इस प्रकार की प्रजातियों को लगा रहे हैं। उससे क्या होगा कि 2 पैसा उनको ज़्यादा मिलेगा, बीच से बिचौलिए की संख्या कमी होगी, आपको सस्ता भी मिलेगा, और आपको गुणवत्ता युक्त पोषक जो है आहार प्राप्त होगा। तो बहुत सारे जो हमारे ग्राहक, विशेषकर जो शहरी निवासी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह किसानों से सीधे प्रोडक्ट, उत्पाद खरीदने की कोशिश करें। और विशेषकर हमारे जैसे कह सकते हैं कि हम कहाँ से संपर्क करें, तो बहुत सारे हमारे एफपीओ जो है रजिस्टर्ड हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के ऑनलाइन अपने ज़िले का अगर वो संपर्क करेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ से संपर्क करके अगर किसान से सीधे, ये प्रयोग हम लोगों ने किया, जैसे मैं लखनऊ को उदाहरण दूंगा कि हम लोगों ने करीब 150 लोगों को बटन मशरूम उत्पादन के बारे में प्रशिक्षण दिया और ग्राहकों को उनसे लिंक कराया। इसी ढंग से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो ग्राहक थे उनको जो है सीधे उपभोक्ताओं से लिंक कराया। तो इससे क्या हुआ कि सीधे जो हमारे युवा बंधु हैं उनका उत्पाद बिक गया, उनको कहीं मार्केट में नहीं जाना पड़ा, ग्राहकों ने सीधे उनसे लिया। ग्राहक को ये फायदा हुआ कि उनको गुणवत्ता युक्त जो है उत्पाद प्राप्त हुए। तो मेरा ये अनुरोध है कि इस ढंग का अगर हम फॉरवर्ड
और Backward बैकवर्ड लिंकेज जो हमारा एफपीओ के बीच में, किसान के बीच में और साथ ही सरकारी संस्थाओं में और उपभोक्ताओं के बीच में अगर ये हो जाए तो ग्रोथ होगी। तो हमारा बहुत तेज़ी से विकास होगा। और मेरा ये अनुरोध है उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से भी और जो भी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं कि हमें अब अपनी पद्धति को बदलना है और जो हमारे कंज्यूमर हैं और जो हमारे किसान हैं उनको हम जोड़ें और सारे विभाग आपस में समन्वय कर लें। जैसे पशुपालन विभाग में जो दूध है, दुग्ध उत्पाद हैं, इसी ढंग से उद्यान विभाग में जो जैसे आम है, केला है, नींबू वर्गीय जितने भी पौधे हैं, सब्जियां हैं, अगर इन सब का हम लोग समन्वय स्थापित करें और एक दूसरे से जोड़ें तो किसानों को सीधे फायदा होगा। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अखिलेश दुबे से और हमने समझा कि बहुत तरह के ऐसे कोलैबोरेशन हो सकते हैं कि लोग लाभ ले सकते हैं, बुनियादी तौर पर जो चुनौतियां हैं उनके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर दुबे, प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा विषय है और प्रशिक्षण के साथ में अब तो आपके पास प्राकृतिक खेती का भी प्रशिक्षण का दायित्व आ गया है, क्योंकि भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने स्वीकार किया है। एक बहुत आधुनिकतम प्रयास है ताकि हम धरती को भी स्वस्थ करें, प्रकृति का संरक्षण भी करें, किसान को भी बचाएं, आहार को भी बचाएं, जीवन को भी बचाएं और तमाम तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं जो खेती के लिए ज़रूरी हैं उनकी रक्षा भी ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, प्रशिक्षण में बहुत सारा काम आप कर रहे हैं, ज़रा बताएं हमारे लोगों को। प्रशिक्षण में देखिए पूरे भारतवर्ष में सभी कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण का कार्यक्रम करते हैं और कुछ प्रशिक्षण होते हैं कि जो गांव में जाके किसान को सीधे जो खेती कर रहे हैं जैसे दलहन, गेहूँ, दलहन, तिलहन, बागवानी, वहाँ गांव में जाके उनके खेत के आसपास या गांव में सार्वजनिक स्थल पे बैठ कर के और एक दिन पहले 2 दिन पहले सूचना देते हैं और वहाँ जाकर के 2-3 घंटे प्रशिक्षण देते हैं और वहाँ पे जाकर के जो किसान भाइयों की समस्याएं हैं उनको खेतों पे सीधे जाकर के वहाँ पे निदान करते हैं। दूसरा टाइप का प्रशिक्षण होता है जो हम लोग व्यवसायिक प्रशिक्षण की बात करते हैं, जैसे मशरूम उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है, डेयरी है, बकरी पालन है, फूलों की खेती है, सब्जियों की मॉडर्न जो ऑफ सीजन जैसे बेमौसम सब्जियों की खेती है। इस प्रकार के इसी ढंग से फल परिरक्षण, सब्जियों का परिरक्षण, इन सब के बारे में जिस क्षेत्र में जैसी फसलें हैं, जैसा उद्यम स्थापित हो सकता है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो वहाँ के किसानों के अनुसार करते हैं। इसी ढंग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो गन्ना और सब्जियों पर आधारित है, तो वहाँ उस ढंग के और फूलों की खेती के बारे में प्रशिक्षण देते हैं। इसी ढंग से बुंदेलखंड का जो क्षेत्रफल है वो दलहन तिलहन का क्षेत्रफल है, तो वहाँ दलहन के बारे में विशेष जोर दिया जाता है कि कैसे करें और छोटे छोटे उद्यम कैसे स्थापित करें। इसी ढंग से हमारा जो मध्य भारत है, यहाँ पे जो मध्य उत्तर प्रदेश है, इसमें पूरा गन्ना भी है, दलहन भी है, तिलहन भी है, खाद्यान्न भी है, तो उसके बारे में प्रशिक्षण होता है। लखनऊ में हम लोग जो शहरी आधारित है, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि छत पर बागवानी एक हम लोगों ने नया शुरू किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके बड़े बड़े मकान हैं, छत पर वो बागवानी करें, सब्जियों की खेती करें और साथ ही जो लोगों के घर के आसपास ज़मीनें हैं वहाँ पे सब्जियों की खेती करें और छोटे छोटे जैसे पपीता का पौध लगाएं, नींबू के पौध लगाएं, सहजन के पौध लगाएं, जो उनके यहाँ पे आसानी से बिना भवन को नुकसान पहुँचाए हो सकता है। और इसी ढंग से कंटेनर गार्डनिंग है, जैसे अमरूद है, नींबू है, पपीता है, केला है, ये छोटे छोटे बैग आते हैं जिनमें ये पौधे उगा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि लोगों को 40 से 50% तक जो बाज़ार से सब्जी खरीदनी होती है उसमें कमी आती है। इसी ढंग से सारे मैं जो हमारे श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं वो किसी भी अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र का नाम डालेंगे अगर गूगल पे, तो उस कृषि विज्ञान केंद्र का हेड का वैज्ञानिकों का नंबर आ जाता है और वो संपर्क कर सकते हैं कि हमें किस विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रम लेना है। और प्रत्येक ज़िले में अगर आप उस ज़िले के किसान हैं तो वहाँ के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क है, आपको कोई फीस नहीं देनी है
और वहाँ पे आपको वर्किंग लंच भी, जैसे आप गए तो आपको वहाँ पे नाश्ता भी कराएंगे, दोपहर का आपको खाना भी खिलाएंगे। और अगर आप रुकना चाहते हैं, जैसे आप अपने घर आप वापस नहीं जा सकते हैं, ये प्रशिक्षण 5 दिन 7 दिन 15 दिन का है, तो आपको वहाँ रुकने की भी व्यवस्था का बहुत खर्च से केवीकेज कृषि हैं वहाँ विज्ञान पे। केंद्र, वो ये किसानों के लिए हॉस्टल भी है, वो वहाँ रह करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दूसरे ज़िले में जाएंगे तो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा थोड़ा आपसे बहुत ज़्यादा नहीं, एक नॉमिनल शुल्क लिया जाता है, चूँकि जो कृषि विज्ञान केंद्र को पैसा मिलता है उस जिले के ही किसानों के लिए मिलता है। इसीलिए प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। क्या अगर वहाँ आपको नहीं प्रशिक्षण मिलता है तो आप नज़दीकी के अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से संपर्क स्थापित करके और एक नॉमिनल शुल्क देकर आप वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आपको आज का ये सत्र बहुत अच्छा है और इसमें बहुत से और जानकारियां हैं जिनकी अपेक्षा है हमें, लेकिन चूंकि घड़ी इशारा कर रही है कि आज डॉक्टर साहब से अनुमति लें और फिर दोबारा बुलाएं, ताकि हमारे बहुत से जो जिज्ञासु श्रोता हैं, जो दर्शक हैं हमारे जय घोष के प्लेटफॉर्म से, वो भी अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो पोस्ट करें, जानकारियां मांगें। और डॉक्टर साहब लखनऊ में उपलब्ध हैं और आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। KVK लखनऊ जो है तेलीबाग रोड पर गन्ना अनुसंधान संस्थान के परिसर में है। आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और पूरे सहयोग, सहभागिता और प्रशिक्षण आपको प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए और आज विमर्श कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। आपको भी और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब श्रोताओं को भी आभार। आप यूं ही रेडियो जयघोष को सुनते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना कतई न भूलें और अपने परिचितों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि एक एक तिनका जुड़कर बड़ा परिवार बनता है। और इसी तरह से इस कोशिश को हम लोग अंजाम दे रहे हैं कि हर तरह की जानकारी जो आपके जीवन के लिए, आपके दैनिक दिनचर्या के लिए ज़रूरी है, वो आप तक पहुँचे। सुनते रहें रेडियो जयघोष।